हिंदुस्तान यूनिलीवर, जी हां दोस्तों, एक ऐसी कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 लाख करोड़ के आसपास का है और जिसकी स्टैब्लिशमेंट 1933 में हुआ था। जी हां दोस्तों, इतनी पुरानी है ये कंपनी। इसके बारे में डिटेल एनालिसिस हम आज इस वीडियो में करेंगे। हमारा वीडियो 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा। स्टार्टिंग हम करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न से। शेयर होल्डिंग पैटर्न से फिर हम ये जो रिजल्ट आया ना, आई नो ये बिलो एक्सपेक्टेशन था, बट इससे इंटरप्रिटेशन निकालने की कोशिश करेंगे और कुछ ऐसे छुपे हुए पॉइंट, जैसे कि हमने रिलायंस के कुछ हिडन पॉइंट्स आपके सामने रखे थे, वैसे ही कुछ हिडन पॉइंट्स एचयूएल के हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। फिर कोरोना वायरस का इंपैक्ट समझेंगे और फाइनली ट्रेडर को क्या करना चाहिए, इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए, दोनों चीजें हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी, और आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे जिसका नाम है इन्वेस्ट आज फॉर कल। अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम आपका फंड्स पर्सनली मैनेज करें, डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस डिस्कशन में सबसे पहले बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। सबसे पहले समझते हैं प्रमोटर का स्टेक। प्रमोटर का स्टेक जो मार्च 19 था उसमें ऑलमोस्ट 67.19 था, जो अभी अप्रैल में गिर के 61.90 हो गया। जी हां दोस्तों, 67.19 से घट के 61.90 हो गया, तो प्रमोटर का स्टेक थोड़ा सा गिरा है। बट साथ ही साथ एफआईआई और एफपीआई का स्टेक भी जो स्टार्टिंग ऑफ मार्च 2019 में था 11.83, वो थोड़ा बढ़ गया है, बीच में घटा था बट फाइनली 12.04 हो गया। सो फ्लक्चुएशन एफआईआईज में थोड़ा बहुत रहा है, बीच में ये 12.40 तक पहुंच चुका था, जो अब वापस घट के 12.04 आ गया है। सो बीच में स्टार्टिंग हुई थी 11.93 से, बढ़ते बढ़ते 12.40 तक पहुंचा, फिर फाइनली लास्ट क्वार्टर में 12.04 तक गया। जो डीआईआईएस का है तो वो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत मिक्स्ड रहा है, बट उसमें ओवरऑल बढ़ता हुआ रहा है। 9.76 था मार्च 2019 में, जो बढ़ के 15.03 डीआईआईज ने, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने बहुत मेजर परचेज करी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इसका ओकेश है, कोई दिक्कत नहीं है, बेसिक शेयर होल्डिंग पैटर्न है, बट एज सच कुछ बहुत सुपर्ब चीज नहीं है कि बहुत इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुई है, ऐसा नहीं है। पर ये बहुत ही बड़ी एफएमसीजी कंपनी है, इंडिया की ऑलमोस्ट नंबर 1 की एफएमसीजी कंपनी है, तो इस चीज को मानते हुए शेयर होल्डिंग पैटर्न हमारा ओकेश है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, जो रिजल्ट्स आए उसके ऊपर। रिजल्ट्स में ना 4 बातें समझनी जरूरी है। सबसे पहला जो रिजल्ट्स था, वो जो ट्रेंड था, जो एक्सपेक्टेशन थी, उससे कम आया है। लास्ट क्वार्टर से तो कम आया ही आया है, मोर देन दैट जो एक्सपेक्टेड था उससे भी कम आया है। सबसे पहले रेवेन्यू ट्रेंड की बात करें तो जो रेवेन्यू इन करोड़ 9011 था, जबकि इससे पिछले क्वार्टर में 9800 के आसपास था, 9808 था। एक्सपेक्टेशन थी 9400 से 9500 के बीच में रहेगा, बट ये बहुत ही ज्यादा कम 9011 पे रुका है। साथ ही साथ हम मार्जिन की बात करें, जो मार्जिन का ट्रेंड था इन परसेंटेजेस, वो भी डिक्रीज हुआ है 22.9% पे, और साथ ही साथ इवन जो ग्रोथ का ट्रेंड था वो भी -7% पे रहा है, जबकि लास्ट क्वार्टर में 5 था, उससे पिछले क्वार्टर में 6 था। सो ग्रोथ ट्रेंड की बात करें तो गिरा है, ईपीएस की बात करें तो वो भी गिरा है, इबिट्टा जो हमारा इबिट्टा मार्जिन होता है वो भी गिरा है, और मोर देन दैट जो रेवेन्यू ट्रेंड है सब कुछ गिरा है। मोर देन दैट जो एक्सपेक्टेशन था उसको भी हम पूरा नहीं कर पाए, ये चीज समझने की जरूरत है। जो इसका ईपीएस था वो नेक्स्ट पॉइंट समझ लेते हैं। मार्च में 7.02 रहा, उससे पहले 7.47 था, और उससे एक क्वार्टर पहले 8.54 था। मतलब लास्ट रेगुलरली 2-3 क्वार्टर से ईपीएस ग्रोथ भी गिर रही है, ईपीएस भी गिर रहा है। अब वैल्यूएशंस का भी पॉइंट हम इसी इन रिजल्ट एनालिसिस में देने की कोशिश करते हैं। जो इसका पी रेशियो है वो 70 का चल रहा है, और बाकी सारे वैल्यूएशन चाहे प्राइस टू बुक हो या कुछ भी ले ले, सब आउट ऑफ जोन है। इसमें ना इंटरप्रिटेशन ये बेसिक हमें पता चला कि यार रेवेन्यू गिरा है, सेल्स गिरी है, प्रॉफिट गिरा है, एबिटा गिरा है, सब कुछ गिरा है। ये फिगर्स हम जानने के लिए हमारे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना हमें इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट है। एक चीज अब ये वाला पॉइंट ध्यान से सुनिएगा। मार्च में ना जो लॉकडाउन हुआ है वो हुआ है 22 मार्च तक, उससे पहले लोगों ने स्टॉकिंग करी है ऐसे आइटम की जो एफएमसीजी थी, तो एचयूएल के आइटम भी स्टॉक हुए हैं। जी हां दोस्तों, सेल्स पे आई डोंट थिंक कि क्वार्टर पे इंपैक्ट पड़ना चाहिए था, क्योंकि लोगों ने स्टॉकिंग करी है, बल्कि आगे आने वाली सेल्स प्री सेल्स में कन्वर्ट हो चुकी थी, क्योंकि उस समय लोगों ने बुक करना स्टार्ट कर दिया था, पहले परचेस करना स्टार्ट कर दिया था, ताकि आगे लॉकडाउन एक्सटेंड हो तब भी उनको दिक्कत ना आए। ये हमें समझना पड़ेगा। सो सेल्स पे इंपैक्ट आइडियली देखा जाए तो इतना बड़ा नहीं आना चाहिए था, उसके बावजूद इसका जो इंपैक्ट आया है, इसका मतलब यही हुआ है कि लोगों की परचेसिंग पावर ही कम हो गई है और लोगों ने परचेस करना ही कम कर दिया है। ये चीज हमें समझनी पड़ेगी। क्या इस क्वार्टर के जो आने वाला क्वार्टर है उसके सेल्स के फिगर खराब आएंगे? जी हां दोस्तों, खराब आएंगे, और बहुत ज्यादा खराब आएंगे, क्योंकि जिन्होंने भी परचेस करना था, एक अच्छे अमाउंट के लोगों ने पहले परचेस कर दिया। अगर परचेज नहीं भी करना था तो अब जो नॉर्मल ट्रेंड हुआ है कि गिरता हुआ,
उसी को ध्यान में रखिए। तो इस क्वार्टर में भी गिरेगा और इस क्वार्टर में एनी विच वेज ड्यू टू लॉकडाउन, जैसे कि आप इवन बाकी सेक्टर्स में भी देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल हुआ या कोई सा भी सेक्टर हो गया, सब सेक्टर की सेल्स बहुत डाउन हो गई है। एफएमसीजी सेक्टर में एज अ होल सेल्स डाउन होने वाली है। हमने एक्सपेक्ट किया था कि डाउन नहीं होगी, बट उसके अगेंस्ट डाउन हो रही है। HUL आई नो एफएमसीजी की बेस्ट कंपनी, बट हमें ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसके रिजल्ट्स जो मार्च के थे वो बिलो एक्सपेक्टेशंस आए हैं, और मार्च में और जो पूरा क्वार्टर था Q4 उसमें इतना इंपैक्ट नहीं पड़ना चाहिए था इन आइडल सिचुएशन, बिकॉज लोगों ने प्री परचेज किया था। तो जो ये सेल्स डाउन हुई है वो कोई वन ऑफ इवेंट नहीं है, तो हो सकता है और वेरी हाई चांसेस कि ये सेल्स ही कम हो गई है, परचेसिंग पावर ही कम हो गई है। आने वाले 2 क्वार्टर्स इसके लिए खराब होने वाले, वो ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कोरोना वायरस का इंपैक्ट क्या होगा। कोरोना वायरस की वजह से जो एफएमसीजी की सेल्स है, एक तो सबसे पहले वो प्री सेल्स हो चुकी है, मोर देन दैट अगर होगी भी तो एटलीस्ट उसका कंजम्पशन कम हो जाएगा। जैसे ही लोग बाहर जाना कम करेंगे, परचेसिंग कम करेंगे, तो कंजम्पशन कम हो जाएगा और लोग संभल के काम कर रहे हैं। एफएमसीजी एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इंडिया के लोअर और मिडिल लोअर क्लास बहुत यूज करता है। स्पेशली जो HUL के प्रोडक्ट है वो लोअर क्लास भी बहुत ज्यादा यूज करता है, जिसकी इनकम बहुत इंपैक्ट होने वाली है और वो हो सकता है उसकी सेल्स पे बहुत बड़ा इंपैक्ट दे दे। तो कोरोना वायरस का हमें लग रहा था कि इंपैक्ट कम पड़ेगा, बट एफएमसीजी पे भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ना चाहिए। मोर देन दैट, इंपैक्ट नहीं भी पड़े तब भी एफएमसीजी आज के दिन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है। 70 के वैल्यूएशन पे चल रहा है, पी की बात करें हम, बाकी वैल्यूएशन के पॉइंटर्स देखेंगे तो सब जगह ओवर वैल्यूड है। सो ऑलरेडी 30 to 40% तक ओवर वैल्यूड है। लास्ट जो करेक्शन आया था 30% का, उसमें भी ये HUL कम टूटा था एज कंपेयर टू बाकी स्टॉक्स, तो वैल्यूएशंस अभी भी रफ ही रहा था और अर्निंग कम हो गई थी। पी रेशियो में देखा जाए तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस ज्यादा टूटा नहीं, अर्निंग बहुत भयंकर टूट गई, तो पी रेशियो और गड़बड़ा गया और ऐसे ही बाकी सारे क्राइटेरियाज भी थोड़े खराब होते गए। तो हमें समझने की जरूरत है। अब डिसीजन की तरफ चले तो क्या करना है। ट्रेडर को HUL में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना है 5% का। मोर देन दैट, वैल्यूएशंस के वाइज अभी थोड़ा आउट ऑफ जोन है, तो ट्रेडर को ट्रेडिंग ही करनी है, उसको इसमें इन्वेस्टिंग नहीं करनी है ट्रेडर की, क्योंकि जब इन्वेस्टिंग करते हैं वो 6 महीने की इन्वेस्टिंग करते हैं, तो 6 महीने के हिसाब से HUL खराब लग रहा है। तो ट्रेडर को जो शॉर्ट टर्म पोजीशन होती है, चाहे डेली हो, चाहे वीकली हो, चाहे मंथली हो, उसी को ध्यान में रखना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है। बहुत अच्छा स्टॉक है, बहुत अच्छा प्राइस सपोर्ट रहता है और बहुत अच्छी डिमांड रहती है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडर्स इसको यूज कर सकते हैं, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इन्वेस्टर की बात की जाए, आई नो ये आपका फेवरेट स्टॉक है, मेरा भी ये वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और हम इस पे इन्वेस्टमेंट लेने की कोशिश करेंगे, बट जब हम कोई बहुत ज्यादा एग्रेसिव होते हैं किसी चीज पे तो हम 10% की बाइंग रखते हैं हमारे टोटल पोर्टफोलियो की मैक्सिमम। इसमें हम हमारे टोटल पोर्टफोलियो की 5% से ज्यादा बाइंग नहीं रखेंगे, क्योंकि कभी करेक्शन आया तो ज्यादा आ सकता है। स्ट्रैटेजिकली हमें बाय करना है, हमें जो बाय करना है, समझो 5% बाय करना है, सो 1% मैं अभी बाय कर लूंगा, अगला 1% अगले 1 महीने बाद बाय करूंगा। सो ओवर पीरियड ऑफ नेक्स्ट 5 मंथ्स हमें 1-1% करके बाय करना है और हमारे टोटल पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा इसमें नहीं रखना है। ये हमें संभल के रहने की जरूरत है। आई नो ये बहुत फेवरेट स्टॉक है, मेरा भी फेवरेट स्टॉक हमेशा रहा है और हमेशा मैंने रिकमेंड किया है, बट करंट सिनेरियो को देखते हुए, वैल्यूएशंस को देखते हुए, वैल्यूएशंस इसकी आउट ऑफ जोन है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें थोड़ा सा संभल के परचेज करना है। 5% तक हम फिर भी बाय करेंगे, क्योंकि ये एफएमसीजी सेक्टर का इंडिया का लीडर है, तो हमें इसको 5% हमारा पोर्टफोलियो में होना जरूरी है, बट 5% से ज्यादा नहीं हो। और अगर हम अवॉइड भी कर सकते हैं तो हम अवॉइड भी एट टाइम्स कर सकते हैं। उसी के साथ साथ वापस से फार्मा में हम बुलिश है, ये चीज ध्यान रखिएगा, फार्मा में हमें पोजीशन बनानी पड़ेगी और रखनी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म में फार्मा सही रहेगा, इसमें फार्मा में कुछ ड्रॉप आ सकता है, बट सारी कंडीशंस और सारी स्ट्रैटेजीज को ध्यान में रखते हुए फार्मा अच्छा करना चाहिए, वेरी हाई चांसेस उधर हम बुलिश है, तो आप ध्यान रखिएगा। बाकी रिलायंस में हो रहा है बड़ा ही गफला, क्या उसके बारे में कुछ और जानना चाहते हो तो कमेंट करके बताइए। रिलायंस में जो अभी वापस से एक और डील हो गई जो प्रीमियम पे हुई और बड़े कंफ्यूजन सा हो रखा है कि सर प्राइस टूटना चाहिए था, टूटा नहीं, जैसे ही टूटने लगा एक और नई डील करी, तो कहीं ये हमारे लिए बहुत बड़ा ट्रैप हो रहा है या फिर एक अपॉर्चुनिटी। अगर वापस से जानना चाहते हो इन डिटेल तो कमेंट करके बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर टेलीग्राम पे नहीं जुड़ जाइए। जीरोधा में फ्री अकाउंट खुलाना चाहते हैं ऑनलाइन, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप खुला सकते हैं। और साथ ही अगर म्यूचुअल फंड हमारे थ्रू परचेस करना चाहते हैं तो हेल्पलाइन नंबर भी है। मोर देन दैट, आप चाहते हो डायरेक्टली खुद ही अपने मोबाइल ऐप से करो तो हमारी मोबाइल ऐप का डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हो सकता है किसी और कंपनी का एड वीडियो पे आ जाए, उसको अवॉइड कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक हमारी म्यूचुअल फंड की मोबाइल ऐप का है, आप खुला सकते हो। और साथ ही साथ हम जैसे ही आप हमारे इन्वेस्टर बन जाएंगे, हमारी सर्विस का लेवल बढ़ता जाएगा, उस चीज का आप बेफिक्र रहिए और आपको बहुत ज्यादा कंफर्ट आ जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। और ये जो आज का एनालिसिस था और वीडियो था, दिस वाज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था, ये मैं सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और कोई भी पर्पस इसका नहीं था, ये आप जानते हैं और ध्यान रखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, हैप्पी इन्वेस्टिंग।